Yes, you have to read all the things that are being mentioned here. Topic थोड़ा सा serious है, so you have to read carefully. And इससे भी 5 questions यहाँ पर given हैं. So do one thing that we have already done for the passages. Take the screenshot of the passage so that जब questions दिखाऊं तब आपके पास वहाँ पर reference के लिए passage रहे. एंड अब अगर किसी को स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आई एम कनेक्टेड हियर विद 2 डिवाइसेस और मेरे दोनों ही डिवाइसेस पे स्क्रीन दिख रहा है, एक से मैं शेयर कर रही हूँ और एक से मुझे दिख रहा है. तो अगर स्क्रीन शेयर करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नहीं दिख रहा है, तो वो एक बार चेक कर ले अपना इंटरनेट. फिर भी नहीं दिखेगा तो मैं रीशेयर कर दूंगी, दोबारा से मैं शेयर कर दूंगी. बट इफ आई एम शेयरिंग अगेन एंड अगेन तो जो बच्चों को दिख रहा है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे. तो लेट्स डू वन थिंग, जिनको अगर नहीं दिख रहा है, अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो बाकी के जो स्टूडेंट है उनका जो कोई एक फ्रेंड है जो क्लास में है उससे बोलिए कि वो स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देगा. Alright, so this was the first portion. Have you completed taking the screenshot of this one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and this is your next portion. कहाँ तक था? 1 मिनट से चाहिए देखने दीजिए, बहुत ज्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करना. Okay. Yeah, this is your all the portions. ऑलराइट, सो आई थिंक कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी स्टूडेंट ने दोनों ही पोर्शन का. अगर किसी को स्क्रीन शेयर होने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने फ्रेंड से मांग ले स्क्रीनशॉट, वो उन्हें सेंड कर दे. ठीक है, जो भी पर्सन नहीं देख पा रहा है उन्हें स्क्रीनशॉट सेंड कर दे. क्वेश्चंस तो मैं यहाँ बोल के भी बताती हूँ तो यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. बट ये पैसेज आपको पढ़ना है, ठीक है. तो ये पैसेज आप लोग स्टार्ट कर दीजिए रीड करना. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, करके पढ़ के आपने जो दिया वो किन लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है, वो आप खुद ही इवैल्यूएट करेंगे जब मैं समझाऊं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स मेक पॉलीथीन. पॉलीथीन बनाने के लिए आपको इनमें से कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है? डी मैम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. ओके, एनीबॉडी एल्स? जो भी आपने रीड किया है, आपके पास पैसेज भी है, यू कैन गो बैक टू द पैसेज एंड रीड द लाइन्स दैट हैव मेंशन्ड द कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीइथीन. अभी ऑडियो में किस बच्चे ने मुझे यहाँ पर रिप्लाई किया था? ऑडियो में जिसने आंसर दिया था तनु और वाज इट नेहा? All right. Yes. Anybody else who would like to answer this question? D. Okay, I have 4 answers here. Anybody else? Yeah. माइक तक से म्यूट रखिए, अगर बैकग्राउंड नॉइज के लिए नहीं है. अगर आपको आंसर करना है तो आप हैंड रेज कर लीजिए. Okay, so I have a lot of answers here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 student, 9 student have answered their given their answer. तो यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं C, कुछ बच्चे कह रहे हैं D. तो हम दोनों को मार्क करके रख लेते हैं. When I am going to explain the passage, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब इसका आंसर दोबारा से हम देखेंगे किसका सही है. ठीक है. Question number 2. According to the passage, what is the reason for degradation of ozone layer? पैसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि पैसेज में जो रीजन बताया गया है स्पेसिफिकली, जो कि
डिग्रेडेशन यानी कि ओजोन लेयर के खराब होने की वजह है, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी वजह है जो पैसेज में बताई गई है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, disturbance in the water cycle, accumulation of plastic waste on a water body. इनमें से कौन सी चीज वजह है ओजोन लेयर के डिप्लेशन या डिग्रेडेशन की, जो कि पैसेज में बताई गई है? लुक बैक टू द पैसेज, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं जो भी पैसेज में लिखा हुआ है। आंसर जो सही है वो नहीं बताना है, आंसर जो पैसेज में लिखा है वो बताना है। Yes, I'm going to give you 1 minute whole. Ma'am, One whole minute मैं आपको दे Extraction रही हूँ। of Yes, fossil fuels. Fossils Ma'am, with 2 का B. fuels. all right. तो आपका जो है extraction of fossil fuels, 2 बच्चों ने कहा है B option and C option. Okay, I have 4 answers here. Anybody else who would like to answer? You can just go back to the passage. Passage में आपको जो भी आंसर वहां दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बी और डी मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, तो हम बी और डी मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। वी विल गो बैक टू द पैसेज एंड सिक्योर द आंसर व्हेन वी अंडरस्टैंड। जब समझाऊंगी तब आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डेंजर्स पोज्ड टू ह्यूमन? बच्चे जिसका छूट भी गया ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आंसर नहीं किया चैट बॉक्स में और करना चाहता है, वो भी कर दे यहाँ पर, ठीक है। लिख के तुम लोग भेज दो मुझे आंसर, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगी तो वो छोड़ दिया तुमने। क्वेश्चन जो भी आप आंसर करना चाहते हो वो यहाँ पर भेज दो चैट बॉक्स में। व्हाट आर द dangers posed to humans for being a part of ocean food web? डेंजर पोज्ड मतलब कौन से ऐसे डेंजर हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जो डेंजर्स हमें मिल सकते हैं अगर हम ओशियन फूड वेब का पार्ट है। फूड वेब यानी कि अगर कोई जानवर, किसी ओशियन में कोई जानवर है, वो किसी और जानवर को खाता है और उस जानवर को भी हम खाते हैं, मतलब इस तरह का जो फूड चेन है जो कि ओशियन से कनेक्टेड है, ओशियन और ह्यूमंस को इंक्लूड करके जो फूड वेब बनाया हुआ है, तो उस वेब में अगर ह्यूमंस इंक्लूडेड हैं तो हमें क्या डेंजर हो सकता है, और इसका भी आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको करना है, ठीक है। देयर इज यस देयर इज नो डेंजर टू ह्यूमन on being a part of ocean food web. How human being become vulnerable to water diseases after consuming marine animals. Sorry, humans have a higher chance of getting cancer web when they feed on contaminated fish meat, and coming in contact with water animals can cause infections in human body. one by one आंसर करिए, मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रहा है आंसरिंग। Ma'am, C. Okay, Prashant, I can see that Prashant is asking. Anybody else? बाकी एक कोई लड़की आंसर कर रही है, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कौन आंसर कर रहा है। Yes, anybody else who was answering? The other person who was answering, बच्चे कौन थे? Okay. Okay, I can see a lot of answers here. So B और C का बहुत सारा portion आ रहा है. So I'm just going to go ahead and mark this 2 options. ठीक है, B और C को मैं मार्क करके रख लेती हूँ, ये हम चेक करेंगे when we are explaining the passage. ठीक है, okay.
रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन कंटिन्यू आंसरिंग। यहाँ थर्ड का आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है, बाकी जिन्होंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हाई डू पाथवेज एंड फेंसेस लुक अगली। पाथवेज यानी कि आपके घर के आगे या जो भी आपका किनारा है, सड़क का किनारा है। फेंसेस आपकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज और जो सड़क का किनारा है वो अगली यानी कि बुरा, खराब, भद्दा क्यों लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर करना है। यस, निशांत, डू यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन? निशांत, प्लीज इफ यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन कीप योर माइक म्यूटेड, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज के लिए यहाँ पर ऑडियो ऑन नहीं रखना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, रेज योर हैंड सो दैट आई नो विच स्टूडेंट इज आंसरिंग, ठीक है। आप लोग आंसर करके भाग जाते हैं, हिट एंड रन थोड़ी हो रहा है बच्चे यहाँ पर। आंसर मुझे पता होना चाहिए कौन सा बच्चा कौन सा आंसर कर रहा है। या तो आप चैट बॉक्स में लिख दो ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि इस बच्चे ने ये वाला आंसर दिया था, या फिर आप हैंड रेज करिए यहाँ पर, या 1 by 1 आंसर करिए। Yes, so options that were given here are people threw garbage on them. B is plastic bags are carried away by wind and water to such places. Plastic bags being very thin, being very thin gets accumulated on them. And D is plastic litter around pathways or and fences. मैम 4 का बी मैम। Yes, B या D बोल रहे बच्चे? बी मैम, बॉम्बे। Okay, plastic bags are carried away by winds and water to such places, right? यस मैम। Okay. चलिए, let me see how many answers are coming from the chat box. Okay, अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी बी ऑप्शन ही बोल रहे हैं। Anybody else who would like to choose any other option other than B? B के अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन जो आप चूज करना चाहते हैं, you can go ahead and choose. अभी तक मुझे सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा है, सभी स्टूडेंट यहाँ बी ही ऑप्शन चूज कर रहे हैं। The only thing that you have to remember here कि यहाँ पर पैसेज में जो चीजें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, इनडायरेक्ट भी नहीं। मैंने बताया है कि जितना डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ता है उतना डायरेक्ट आपको आंसर पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो 4th क्वेश्चन मेरे ख्याल से आंसर आ गए जिन बच्चों को करना है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो, मेरे पास रिकॉर्ड में रहेगा किस बच्चे ने कौन सा आंसर किया। Last question is which suffix is used in the word practically? Suffix का मतलब होता है, suffix prefix अगर नहीं पढ़ाया है या फिर नहीं कभी बताया तो बता देती हूँ। Suffix का मतलब होता है जो वर्ड के एंड पे लगता है, ठीक है। एक वर्ड है, ठीक है, उसका एक अपना मीनिंग है, वो एक डिक्शनरी वर्ड है और उसके बाद कोई लेटर लगा हुआ है, एक लेटर, या जैसे रन हो गया, ठीक है, रन एक वर्ड है, रन लिख दिया तो ये एस जो है ये सफिक्स है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो गया, ये वर्ड है, इसके आगे हम अनइम्पॉर्टेंट लगाते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो जो आगे लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे, जो पीछे लगता है वर्ड के पीछे लगेगा तो उसे सफिक्स कहेंगे। तो इस वर्ड में प्रैक्टिकली जो वर्ड है इसमें सफिक्स कौन सा है? ALLY, वाई या LY या फिर कोई भी नहीं? Okay, I can see 6 answers here. 6 बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है। Anybody else who would like to answer? All right, so most of the students are saying C option, तो हम इसे यहाँ पर मार्क करके रखते हैं। Okay, किसी ने A ऑप्शन भी चूज किया है तो हम इसे भी मार्क करके रखते हैं, ठीक है। जो सही रहेगा वो हम देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है। All right, so जिसको और ऑप्शन चूज यहाँ पर लिखना है तो वो लिख सकता है, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पैसेज में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं आपको, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको जितना जल्दी हो सके। Okay, we have half an hour and that is enough for us to explain the question. पैसेज में आपको लिखा गया है, आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड रीड, एंड अगेन मैं बता देती हूँ जब मैं रीड करती हूँ तो कई बार मेरा
जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको स्लो डाउन करना है तो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दीजिए या हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है, बताने के लिए कि मैम थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। So plastic bags have wide range of usability and our day to day life, यानी कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लाइफ में वाइड रेंज मतलब अलग अलग तरीकों से यूज होता है, ठीक है, सिर्फ कोई एक यूज नहीं है उसका, उसका वेराइटी ऑफ रेंजेस हैं जिस जगह पर वो प्लास्टिक जो है वो यूज होता है, ठीक है। For instance, we use them to carry our food stuff from grocery shop. We use them as gloves to do dirty chores or and as knee pads while gardening. हम क्या क्या चीजों के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि हम जब ग्रोसरी शॉप से, यानी कि जहाँ पर आपको सब्जियां मिलती हैं या खाने का सामान मिलता है, उसे ग्रोसरी शॉप कहते हैं। और ग्रोसरी शॉप से जब आप खाने का कोई सामान लेके आते हैं तो आपने जनरली देखा होगा कि वो प्लास्टिक बैग्स में मिलता है या प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है। जैसे आपके बिस्किट के जो पैकेट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। आप जब ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको घर की सफाई करनी है या फिर कुछ गंदगी निकालनी है, तो आप अपना हाथ बचाने के लिए या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना है, जैसे आप खाना बना रहे हैं या फिर आपने रेस्टोरेंट में आजकल देखा होगा कि हर एक फूड शेफ या फिर वो पर्सन जो असेंबल करके आपका खाना देता है वो भी ग्लव्स पहनता है। वो इसलिए ताकि आपके हाथ के जर्म्स उसमें ना लगे, खाने में ना लगे, ठीक है। तो जो भी गंदा काम, अगर सफाई का काम करना हो या फिर वहां जहाँ पर गंदगी ना जानी हो, तो इन दोनों चीजों के लिए हम ग्लव्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स यूज करते हैं ग्लव ताकि हाथ से उनका कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हो जो जिसपे भी वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। नी पैड्स, हम नी पैड्स मतलब होता है जो आप घुटने पे लगाते हैं, जब आप घुटने के बल बैठते हैं गार्डन में कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, कोई प्लांट लगा रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, वीड्स हैं, ठीक है, उसको निकाल रहे हैं। ये सभी चीजें तो कवर आवर प्लांट्स विद प्लास्टिक बैग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्रॉस्टिंग एट नाइट। हम जो है प्लास्टिक बैग कवर के लिए भी यूज करते हैं, गाड़ियों के कवर के लिए भी हम लोग प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ताकि उन्हें साफ जल्दी से, मतलब प्लास्टिक वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक रहे, प्लास्टिक वाला मटेरियल भी रहता है जिसमें प्लास्टिक मिलाया हुआ रहता है, ताकि उसके ऊपर जो भी गंदगी है वो बस आप एक कपड़े से झाड़ दें या पानी से धो दें तो वो तुरंत निकल जाएगा और आपका जो गाड़ी है उस पर कोई गंदा नहीं जमेगा। प्लांट्स को कवर क्यों किया जाता है? ताकि वो फ्रॉस्ट से बचाने के लिए, फ्रॉस्ट यानी कि वो जम ना जाए। रात में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है या फिर बर्फ किसी जगह अगर जम रही हो तो वो प्लांट्स जो है उनके रूट तक पूरा वो जम ना जाए, इसीलिए उनको प्लास्टिक बैग से कवर किया जाता है ताकि उनमें भी थोड़ी सी जो गर्मी है वो बनी रहे, ठीक है। Basically, plastics can be improvised to do so many things and are therefore very handy at home. प्लास्टिक्स को इम्प्रोवाइज किया जाता है बहुत सारी चीजों के लिए यूजफुल करने के लिए, इसीलिए वो हैंडी आती है। हैंडी का मतलब होता है वो चीज जो आपको बहुत सारी चीजों में काम आए, ठीक है, या फिर आप उन्हें बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप हर दिन यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें जो होती हैं वो आपके लिए हैंडी होती हैं, ठीक है। The reasons why plastic bags are so popular is because they are cheaper than eco-friendly bags. Eco-friendly bags भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूट का बैग भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत लोग यूज भी करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, लेकिन जूट का बैग थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है। आपने देखा होगा बीच में जब प्लास्टिक बैन हो गया था, बहुत जगह यहाँ पर जूट के बैग्स आपको मॉल्स में मिलने लगे थे, लेकिन उसके चार्जेस 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, कहीं कहीं 20 रुपए भी थे। तो वो चार्जेस जो होते हैं आपको महंगे लगते हैं क्योंकि प्लास्टिक बैग के लिए मैम आपको वॉइस चार्जेस, सॉरी बीच में मैम वो वॉइस चला गया था। ओके, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, वो कभी कभी नेटवर्क आता जाता रहता है तो बिगड़ जाता है। तो प्लास्टिक बैग जो होता है आपका, इको फ्रेंडली बैग्स जो होते हैं, जो जूट के बैग्स होते हैं या किसी और मटेरियल से जो कि इको फ्रेंडली है, या इको फ्रेंडली यानी कि वो डिकम्पोज हो सकता है, तो उस मटेरियल से अगर आपका बैग बना है तो वो थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वो मटेरियल जो है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको प्राइस देना पड़ता है, उनके लिए महंगा होता है, तो ये सारी चीजें आपके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाती है। तो इसीलिए जो बाकी बैग्स होते हैं, इको फ्रेंडली बैग्स होते हैं,
उनका डिमांड बहुत कम है, जबकि प्लास्टिक बैग बहुत ही चीप होते हो। आपने देखा होगा कि ठेले पर भी कोई इंसान अगर कुछ लेता है सामान, तो उसके लिए प्लास्टिक जो बैग देता है जिस पर्सन को, वो आपका जो शॉपकीपर है या फिर जो पर्सन बेच रहा है, वो आपको प्लास्टिक बैग में सामान करके देता है, लेकिन प्लास्टिक के कभी चार्ज नहीं लेता है। वो इसलिए नहीं लेता है क्योंकि प्लास्टिक बैग बहुत ही सस्ता आता है, बहुत ही चीप होता है बाकी कंपैरेटिव इको फ्रेंडली मटेरियल से जिनके बैग्स बनते हैं, और इसीलिए ये इतना पॉपुलर है, इसीलिए इतना डिमांड में है प्लास्टिक बैग। Furthermore, plastic bags are waterproof and very convenient during rainy day. Furthermore एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा आगे पॉइंट जोड़ने के लिए लगता है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट ऑपोजिट करना है तो आप however लिखते हैं, ठीक है। however लिखते हैं, इसका मतलब कि आप दो ऑपोजिट पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। Furthermore लिख रहे हैं यानी कि जो चीज आप ऑलरेडी लिख चुके हैं उसमें और एक पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। तो फर्दरमोर आपने और एक पॉइंट क्या मेंशन किया कि प्लास्टिक बैग वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये एक मतलब एक जुगाड़ किस्म का हो जाता है बच्चों के लिए कि अगर रेनी डेज में, बारिश के टाइम में अगर आपको बुक्स बचानी है बारिश से, तो वाटरप्रूफ बैग्स तो आजकल आ ही रहे हैं। प्लस जिनके पास वाटरप्रूफ बैग नहीं है या जो पुराने बैग्स अभी तक यूज कर रहे हैं, उनको एक प्लास्टिक दे दिया जाता है जिसमें वो बुक्स रखते हैं, और वो प्लास्टिक के साथ आप बैग में बुक्स रख लेते हैं ताकि बैग अगर भीग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बुक्स आपकी नहीं भीगेगी क्योंकि वो प्लास्टिक में रखी गई है या प्लास्टिक बैग में रखी गई है। तो रेनी डेज में, बारिश के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। आप छाता लेके आते हैं, आप अम्ब्रेला यूज करते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ताकि अम्ब्रेला में से जो भी पानी है वो प्लास्टिक बैग में ही रहे, वो ना आपके बैग में लगे ना कहीं और जमे, ठीक है। आपका जो वाटर बॉटल है, आपने देखा होगा वाटर बॉटल किसी का अगर लीक करता है तो वो भी प्लास्टिक बैग में लेके आते हैं, या फिर गर्मी के टाइम, समर सीजन में वो लोग ठंडा पानी लेके आते हैं, तो वो कंडेंस होकर वो पानी जो है ऊपर के सरफेस पे जो पानी कंडेंस हुआ होगा ठंडा में, फ्रीज में रखा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ, तो वो कंडेंस हो जाता है ऊपर का सरफेस भी, और जब वो टेम्परेचर डाउन होता रहता है तो ऊपर का कंडेंस हुआ पानी जो होता है वो लिक्विड बनने लगता है। तो उससे आपका बुक्स ना गीला हो जाए, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्लास्टिक बैग में लेके आते हैं। तो रेनी सीजन में या पानी से कोई भी चीज बचाने के लिए आप वाटर प्रूफिंग के लिए प्लास्टिक बैग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Why there are many advantages we can accrue for using plastic bag? The reality of the matter is that they pose serious threat to us and the environment. हम कितने भी एडवांटेज गिनवा ले प्लास्टिक बैग के, हम बहुत सारे एडवांटेज गिनवा सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये जो है ये बहुत मेजर सीरियस थ्रेट है, ठीक है। ये डेंजर है हमारे लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। One of the reasons why plastic bags are bad for environment is that they practically take forever to decay, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि प्लास्टिक बैग हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक, ये रीजन होने का ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये हमेशा बहुत लंबा टाइम लेता है डीके होने में, ठीक है। डीके का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर यूजफुल नहीं होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन डेथ कर जाता है, तो अगर आप उसका शरीर नहीं भी जलाते हैं तो भी उसका जो शरीर होता है वो डिकम्पोज होकर उसका सारा जो पार्ट है वो उसके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो सब कुछ डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि अर्थ में मिल जाता है। हमारी जितने भी न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में वो सभी हमारा जो अर्थ है उसमें मिल जाएगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? वी कैन लुक हियर इन द नेक्स्ट लाइन, इट इज मेंशन प्लास्टिक हैव अ वेरी लो रेट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि उनका रेट ऑफ डिकेइंग जो है वो बहुत लो है, जिसका मतलब ये है कि दैट इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्मॉल पीस टू डिसइंटीग्रेट। अगर इतनी छोटी सी जो टिकटॉक की प्लास्टिक का बॉटल आता है, टिकटॉक जो आपका ये होता है माउथ फ्रेशनर होता है, उसमें वो जो छोटा सा बॉटल है उसका जो एक क्लिप रहता है ना, उस क्लिप को भी डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। उस छोटे से क्लिप को डिकम्पोज होने में, डिसइंटीग्रेट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, जिसका रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा हैजार्डियस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। It goes without saying therefore that since the modern
first modern plastic bag was designed in 1965 by the Swedish company Celloplast. Virtually all the plastic bags are still in existence today. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि 1965 में जो स्वीडिश कंपनी थी सेलोप्लास्ट, जिन्होंने पहला मॉडर्न प्लास्टिक बैग निकाला था, वो सारे मॉडर्न प्लास्टिक बैग जो 1965 में मैन्युफैक्चर हुए थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो जो पहला प्लास्टिक बैग बनाया गया था वो आज तक एग्जिस्टेंस में है, भले वो फट गया हो, भले वो थिन हो गया हो, खराब हो गया हो, लेकिन वो अभी तक डीके नहीं हुआ है। Manufactured from polyethylene, a high density plastic, these bags can withstand all weather condition. पॉलीइथीन से बनता है क्योंकि इसका हाई डेंसिटी होता है, ये प्लास्टिक जो होता है इससे सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, ये मेन कंपोनेंट होता है हर एक प्लास्टिक चीज में। इसके साथ इंक्लूड करके बाकी चीजें बनाई जाती हैं डिफरेंट यूजेस के लिए। और ये जो बैग्स होते हैं ये हर एक वेदर कंडीशन को सह सकते हैं, यानी कि जितनी भी गर्मी हो जाए, जितनी भी सर्दी हो जाए, जितना भी बारिश हो जाए, जितना भी कोई भी वेदर आप यहाँ पर ले लीजिए, ये सभी वेदर कंडीशंस में वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसमें कोई भी फर्क वेदर कंडीशन से नहीं पड़ता है। सेकेंडली, दे कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। ये जो है क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक जितना भी पढ़ा है वो समझ में आ गया हो सबको। अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अप टू दिस पॉइंट किसी को भी अगर कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया। ऑलराइट, देन लेट्स मूव अहेड। सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। हाई डेंसिटी, हाँ, ओके। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। कैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है ये देखते हैं। ऑल पॉलीमर्स एंड कंपाउंड्स यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स सच एज पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीइथीन आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से डिराइव होकर, यानी कि इसके कंपोनेंट से मैन्युफैक्चर, मतलब इसको कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि हमारा जो पॉलीइथीन है और पॉलीप्रोपिलीन है वो कंपाउंड जो पॉलीमर बनाते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फॉसिल फॉइल एंड देन processing it to produce plastic releases greenhouse gases into environment। ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम ये फॉसिल फॉइल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फॉइल हैं, इनको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जहां ये पाए जाते हैं वहां से निकाले जाते हैं, फिर इनको प्रोसेस किया जाता है और उससे प्लास्टिक बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस डेवलप होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इनका बाय प्रोडक्ट होती हैं इस प्रोसीजर का। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, these are the things that are responsible for degradation of ozone layer। ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस अंदर से हमारे ओजोन लेयर को खराब कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसीलिए यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, it is also not economically viable to use renewable resources like petroleum and natural gas to produce a commodity that has a very short lifespan। ये इकोनॉमिकली सही नहीं है कि हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो अगर खत्म हो गए तो वापस हमारे पास नहीं आएंगे, हम उन्हें वापस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन। यानी कि मान लीजिए कि आपके घर में एक प्लास्टिक बैग आता है, ठीक है, एक सब्जी लेने के लिए आपके मदर या फादर जाते हैं, उस सब्जी का जो प्लास्टिक बैग है वो कितना भी तो बहुत ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके यूज हो सकता है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि तुरंत उसमें से सब्जियां निकाल दी जाती हैं और उस प्लास्टिक बैग को फेंक दिया जाता है। यानी कि इतना शॉर्ट लाइफ स्पैन है उसका जो यूजिंग लाइफ स्पैन है, जिस ड्यूरेशन में उसको यूज किया जाता है वो बहुत ही कम है। और इस कम टाइम के लिए, इस कम ड्यूरेशन के लिए हम इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन चीजों से। प्लास्टिक किससे मैन्युफैक्चर हो रहा है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
मोर ओवर प्लास्टिक बैग पॉल्यूट्स एनवायरमेंट, प्लास्टिक बैग जो है वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं यानी कि गंदा करती हैं। दे पॉल्यूट आवर लैंड मेकिंग देम लुक अगली एंड अनटाइडी, हमारा जो लैंड है उसे वो अगली और अनटाइडी यानी कि एकदम खराब दिखने वाला, भद्दा दिखने वाला कर देती हैं। ठीक है, एंड सिंस दे आर वेरी लाइट, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती हैं इसलिए हवा और पानी के जरिए वो अर्थ में कहीं भी ट्रैवल कर लेती है, यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह उसे फेंका है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वो हवा या फिर पानी के थ्रू बहुत सारी जगह ट्रैवल कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फेंका है कचरा तो वो वहीं रहेगा, वो पूरे जगह पर फैल जाएगा। ठीक है, दे लेटर आर pathways, फेंस, हाउसेज एंड ट्रीज एंड मेक देम लुक अगली, वो सड़क किनारे या बाउंड्रीज के पास या घर के पास या पेड़ के पास इस तरह, लिटर मतलब फैला होना, कचरा फैलाने को लिटर कहते हैं। तो कचरा फैला रहता है, वो कचरे की तरह वहां पर फैल जाते हैं और बहुत ही गंदा लुक देते हैं हमारे एनवायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग को। दे ऑल्सो पॉल्यूट वाटर बॉडीज, ठीक है, ये वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट करती हैं। कैसे पॉल्यूट करती हैं? ऑल द प्लास्टिक बैग इवेंचुअली एंड अप इन द ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज, जितना भी प्लास्टिक बैग है वो ओशियन और बाकी वाटर बॉडीज में एंड अप होता है, यानी कि आप इधर कहीं भी फेंक रहे हैं कचरा, वो पूरा जो इसका ये जो पूरा कचरा है, ये सारा चीज जो है ये जहां से कलेक्ट होता है और जहां डंप किया जाता है, तो इन एट द एंड ये हमेशा ओशियन में ही जाके डंप किया जाता है। ठीक है, लुक एट द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज डंप। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज डंप जो है ये एरिया है जो कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में है। इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा ये गार्बेज डंप है। यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक है ये लार्जेस्ट अक्यूमुलेशन प्लास्टिक प्लेस ऑन द वाटर बॉडीज, मतलब ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, यहाँ पर सारा का सारा प्लास्टिक जितना भी वर्ल्ड से आ रहा है उनके पास, वो सारा का सारा वहां पर डंप कर देते हैं। सबसे बड़ा अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब वहां पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक डंप किया जाता है। With so much plastic floating on water, the marine life is put to too much risk. इतना सारा प्लास्टिक हम जो डाल रहे हैं, मेराइन लाइफ जो है यानी कि ओशियन के अंदर जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे है। कैसे? The situation is even worse if the plastic finds its way to the bottom of the ocean. ऊपर रहे प्लास्टिक, फ्लोट कर रहा है प्लास्टिक तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट कर ही रहा है। क्या डिफरेंस क्रिएट करता है ये भी बता दूं, अगर वाटर सरफेस पे आपका प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है तो नीचे जो मैराइन लाइफ होती है उनको भी यूवी रेज और उनको भी सनलाइट की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, जिस तरह हमें यहाँ लैंड पे रहने वाले प्राणियों को या फिर लैंड पे रहने वाले लिविंग थिंग्स को जरूरत है सनलाइट की, उसी तरह जो मैराइन लाइफ है, जो ओशियन के अंदर जो लाइफ होती है, उनको भी ऑक्सीजन की और उनको भी सनलाइट की उतनी ही जरूरत होती है। अब क्योंकि ओशियन जो है वो बहुत ही डार्क है, लेकिन फिर भी कम से कम यूवी रेज की कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं पानी को, और उस मेराइन लाइफ में, उस ओशियन की लाइफ में उनको लिविंग थिंग्स को मिल जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक क्या करता है, जो सनलाइट होती है, जो सन की सारी रेज होती है, उनको डाइवर्ट कर देता है। यानी कि अगर प्लास्टिक राइस यहाँ पर ओशियन के सरफेस पे प्लास्टिक है तो यहाँ पर यूवी रेज आ रही है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, जो कि जरूरत होता है। जो ओशियन लेवल पे अगर यहाँ पर नहीं जाए सनलाइट अंदर में, तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सनलाइट की जरूरत जो होती है वो कमी हो जाएगी उन सभी को। तो अगर सरफेस पे रहे तो प्रॉब्लम है ही, अगर अंदर भी, यानी कि अगर ओशियन बेड पे चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, तो भी बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स हो जाता है। ठीक है, क्यों वर्स होता है? Where many sea creatures live and lay eggs, मतलब जहां पर सी क्रिएचर्स रहते हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, वहां पर अगर चला जाता है तो सिचुएशन और भी वर्स हो जाता है। ये कैसे होता है हम देखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो इतने पार्ट में आप पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। यहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाया, इसमें ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड एंड ये आपका लास्ट पोर्शन है। Yes, apart from eating the plastic bag,
the sea creatures also get entangled and trapped by them. जो प्लास्टिक बैग है वो खा लेते हैं कई बार, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं नीचे ओशियन में जिनको वो एक फिश की तरह दिखाई देने लगता है, या जिनको समझ में नहीं आता कि वो खाने वाला चीज है या नहीं, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है तो उन्हें लगता है कि वो फिश ही है या कोई और क्रिएचर है जिनको वो खा लेते हैं। तो खाने से तो उनको प्रॉब्लम होती है, प्लस कई बार बहुत सारे क्रिएचर्स जो होते हैं वो इंटैंगल और ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो प्लास्टिक है उसमें छेद हो रखा है, तो कई बार उनके जो विंग्स हैं, ठीक है, सॉरी फिन्स हैं, वो फंस जाते हैं। कई बार उनका पैर जो होता है, हाथ पैर सब उसमें फंस जाता है, तो इस वजह से भी क्रिएचर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैराइन एनिमल्स मिस्टेक प्लास्टिक पीसेस फॉर बिग बैग्स ऑफ फूड। प्लास्टिक के पीसेस को वो फूड समझ लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, सी टर्टल्स कैनॉट डिफरेंशिएट प्लास्टिक बैग फ्रॉम जेलीफिश एंड दे देयरफॉर कंज्यूम देम। जो सी टर्टल है वो प्लास्टिक बैग और जेलीफिश में अंतर नहीं बता सकते हैं, तो वो उन्हें खा जाते हैं। Since they are not biologically designed to digest plastic, the consumed plastic bag get trapped in their digestive tract. यानी कि क्योंकि उनको जो प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो उन्हें डाइजेशन नहीं होता है, ना ही किसी और को होता है। ठीक है, प्लास्टिक एक यू कैन से इट इज अ मैन मेड थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिजाइन, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे मैन मेड थिंग्स को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है। तो प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, ठीक है, उनका जो डाइजेशन का जो आपका सिस्टम होता है क्रिएचर्स का, उनमें जाकर वो फंस जाता है और वो सफोकेट करके मर जाते हैं, घुट घुट के मर जाते हैं। ठीक है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, वो खाना नहीं खा पाते हैं फिर उसके बाद, और ना ही वेस्ट एक्सक्रीट कर पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है घुटन होने के कारण, अंदर ही पूरा सिस्टम रुक जाने के कारण वो घुट घुट के मर जाते हैं सारे क्रिएचर्स जो खा लेते हैं प्लास्टिक बैग। Creatures that prey on fish, such as humans, birds, terrestrial animals, and other marine animals, also get sucked into the equation through the ocean food web when they feed on contaminated fish meat. जो लोग फिश खाते हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स फिश खाते हैं, जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स हो गए, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में जो एनिमल्स रह रहे हैं, और जो मैराइन एनिमल्स रह रहे हैं जो कि फिश खा रहे हैं, तो वो सभी जो है इन सभी चीजों से उनको भी परेशानी होती है, जो कि कंटामिनेटेड फिश खाते हैं। यानी कि अगर उनमें प्लास्टिक का कोई भी कण चला गया है, तो वो जो कण उसमें गया है वो अगर आप उस फिश को खा रहे हैं तो आपको भी इफेक्ट कर सकता है। When humans consume contaminated fish, they are at a high risk of getting serious health complication. हम अगर फिश खाते हैं जो कि कंटामिनेटेड है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर टू डाइजेस्ट इंडेक्स PAHs, that is polycyclic cycloaromatic हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पॉलीसाइक्लोएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ये दो कंपोनेंट अगर कंटामिनेटेड है आपके फिश में, ये दो कंपोनेंट अगर पाए जाते हैं और अगर ये फिश आप कंज्यूम करते हैं, तो ये आपको हायर चांसेस है कि आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का फिश आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट फॉर श्योर बट हाई रिस्क होता है आपको कैंसर होने का। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन द पैराग्राफ, पूरा पैसेज में ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया? मैम कंटामिनेटेड मींस होता क्या है मैम? कंटामिनेटेड मतलब कि उसमें इनप्योरिटी चली जाती है। ठीक है, जिस चीज में इनप्योरिटी चली गई उसको कंटामिनेटेड कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में कुछ गंदगी चली गई तो वो कंटामिनेटेड है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? चलिए, नहीं है क्वेश्चन तो जो चीजें मैंने समझाई उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेक पॉलीइथीन। पॉलीइथीन किस चीज से बनता है, ये हमने यहाँ पर देखा था। वेयर वाज इट? कहाँ गया? नेचुरल गैस। यस, इट वाज, हाँ, इट वाज रिटन इन हियर समवेयर। यस, ये जो है सेकंड पोर्शन, ये जो पूरा लाइन यहाँ पर लिखा गया है कि polypropylene and polyethylene are derived from petroleum and natural gas.
तो आंसर जो है आपका दैट इज डी इज करेक्ट वन। को हटा देते हैं हम, को ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये सही आंसर है। जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, आपने थोड़ा बहुत समझ के यहाँ पर लिखा ही है, कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं है। बस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आंसर आपका लिखा हुआ है, क्योंकि आंसर आपको पैसेज में सारे मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पर ये भी लिखा है आपका ओजोन लेयर यहाँ पर डिप्लीट कर रहा है बिकॉज ऑफ विच ग्रीन हाउस गैसेज डेवलपमेंट। ग्रीन हाउस गैसेज क्यों डेवलप हो रही हैं? क्योंकि फॉसिल फॉइल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं और प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फॉइल, हालांकि आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल आंसर ये चारों हैं। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन आपके लॉजिकली करेक्ट हैं डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर के। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सभी रीजन है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फॉइल is one of the reason or one of the biggest reason for degradation of ozone layer. Question number 3 जो है, what are the dangers? Yes, anybody else who would like to go out of the class? क्या नाम था इस बच्चे का, मैं जरा लिखूं इसे। Yes, she is right. Okay. Yes. Question number 3. What are the dangers posed to humans for being a part of ocean web? अगर एक वो इस contaminated चीज को खाता है, कोई भी एनिमल को, तो उसे क्या चीजें यहाँ पर इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा, इट वॉज रिटन राइट इन द लास्ट लाइन, दैट इज योर इफ यू आर कंज्यूमिंग अ कंटामिनेटेड थिंग, आपके लिए हेल्थ डिजीज, आपके लिए हेल्थ रिस्क है ये बहुत बड़ा। और अगर आप ये स्पेसिफिकली ये खाते हैं तो आपको यहाँ पर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कि और humans become vulnerable to water diseases and human are higher chances of getting when they okay तो diseases after consuming, see water diseases आपको specifically ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ specifically water disease ही होगा। आपको यहाँ पर specific क्या लिखा हुआ है कि आप higher chances of getting cancer हैं। ठीक है, क्योंकि water disease क्या क्या water disease में included है ये तो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं ऑलराइट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर डिजीज क्या है ये हमें पता नहीं है, वाटर डिजीज इंक्लूड नहीं की गई है हमारे पैसेज में। ठीक है, पैसेज में वाटर डिजीज एग्जैक्टली इंक्लूड नहीं किया गया है, अगर किया जाता तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्या इंक्लूड किया गया है कि अगर हम कंटामिनेटेड फिश मीट खाते हैं तो हायर चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर है, अगर उसमें वो सारे पीसीबीज एंड पीसीएम्स हैं वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू पाथवेज एंड फेंस लुक अगली। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, व्हाई डू इट लुक अनटाइडी, बिकॉज it pollutes our land by making it untidily and it litters on the pathways and makes it look ugly. Litters का मतलब होता है कि फेंकना, लेकिन यहाँ पर it लिखा गया है जो कि प्लास्टिक बैग्स लिखा गया है। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बहुत ही थिन होते हैं और वो कैरिड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिटर करते हैं हमारे नेबरिंग हुड में। तो दिस वाज द रीजन विच इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सफिक्स जो यहाँ पर है, प्रैक्टिकली जो वर्ड है जिस रिमूव हो गए गलती से। सॉरी मैम, शिवरंजित राज मतलब हो गया है गलती से रिमूव। नहीं, वो गलती से रिमूव नहीं हुआ है, उसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही थी इसलिए मैंने रिमूव किया उसके क्लास में। हम साथ में क्लास कर रहे थे। हाँ, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसके ऑडियो से यहाँ पर प्रॉब्लम आई है तो आई हैव रिमूव्ड इट। अगर किसी को परेशानी है तो वो अथॉरिटी से जाके बात करेंगे जब मैं कंप्लेन कर दूंगी उसकी। ठीक है, यस, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो वर्ड है उसमें आपको सफिक्स खोजना है। तो प्रैक्टिकली में आपको पहले मेजर वर्ड खोजना है, जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट रन के आगे रन्स लगा रही हूँ, एस लगा रही हूँ, तो रन आपका मेन वर्ड है, तो इसमें आपको मेन वर्ड खोजना है। तो मेन वर्ड क्या है आपका? प्रैक्टिकल।
इज योर मेन वर्ड, ठीक है। इससे आगे आप काट दोगे, अगर आप इसको हटाते हो, जैसे प्रैक्टिकली अगर आप ALLY निकालोगे तो आपको प्रैक्टिस लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर ई लगाना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेन वर्ड है, ठीक है, और ALLY आपका सफिक्स है, लेकिन तब है जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस लिखे हो, तो प्रैक्टिस के लिए ई चाहिए आपको, जो कि ई नहीं है। तो प्रैक्टिकल भी एक वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है, LY आपका यहाँ पर सफिक्स है। सो आंसर वुड बी सी ऑप्शन। नाउ किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो दे कैन आस्क मी। No, ma'am. ओके, चलिए, तो दिस पोर्शन इज ओवर, लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस एंड वी कैन एंड द क्लास हियर। एंड वन मोर थिंग, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक टफ वाला, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन एक टफ वाला जो कि थोड़ा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में आया है, वो मैं आपको ग्रुप में अभी सेंड करूंगी कुछ देर बाद, ठीक है, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर। 1 बजे से पहले या 1 बजे तक मैं आपको एक पैसेज सेंड करूंगी, वो आप पढ़िएगा, पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट क्लास हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। खुद से करोगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑलराइट, so let's see in the next class, and I will send the passage and you can go ahead and question that. Okay, ma'am. Okay.